Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में BPCC 103 की यूनिट 10 के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा नेचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा अप्रोचेस टू क्रिएटिविटी। अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कोरिलेट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड असेसमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो बिना देर लगाए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेट्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कोरिलेट्स ऑफ क्रिएटिविटी की क्रिएटिविटी को हम दूसरे कंसेप्ट्स के साथ कोरिलेट करके देखेंगे। तो हमारे जो कोड है BPCC 103, इसमें हम मेनली क्रिएटिविटी को कोरिलेट करेंगे इंटेलिजेंस के साथ और क्रिएटिविटी को हम कोरिलेट करेंगे पर्सनैलिटी के साथ। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्रिएटिविटी को हम इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर करेंगे, कोरिलेट करेंगे, और क्रिएटिविटी को हम पर्सनैलिटी के साथ कोरिलेट करेंगे। तो पहले हमें कोरिलेट करना है इंटेलिजेंस के साथ, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें टोटल 4 हेडिंग्स हैं हमारे पास, 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस है। तो फर्स्ट है इसमें हमारा थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, हाई इंटेलिजेंस अलोन डजंट गारंटी क्रिएटिविटी, कि अगर किसी की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, इससे ये गारंटी नहीं मिल जाती कि भाई वो क्रिएटिव भी होगा। ओके, हाउएवर अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अ थ्रेशोल्ड इज नेसेसरी फॉर हाई क्रिएटिविटी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, एवरेज से ऊपर एक थ्रेशोल्ड है जो मीट करना है, कि उतनी तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए जब भी हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कोई भी एक अच्छा, मतलब इसमें क्रिएटिविटी होगी, तो वो एक लेवल उसे क्रॉस करना है। अब थ्रेशोल्ड है क्या है, अबव एवरेज इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू रीच दिस थ्रेशोल्ड, कि हमारी जो इंटेलिजेंस है किसी इंडिविजुअल की वो एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए, अबव एवरेज इंटेलिजेंस होनी चाहिए उस थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए। अगर वो थ्रेशोल्ड मीट कर लेता है, ठीक है, वो जो लेवल है अबव एवरेज, अगर वो क्रॉस कर लेता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, रीच कर लेता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ उसमें क्रिएटिविटी भी होगी। स्टडी बाय जॉक एट एल 2013 सपोर्टेड दिस हाइपोथेसिस। और जो जॉक की काफ़ी स्टडीज़ थी, उन्होंने भी इस थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस को प्रूव करा है, सपोर्ट करा है उनकी स्टडीज़ ने। तो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में मेन क्या है कि भाई देखो, सिर्फ अकेले इंटेलिजेंस से ही आप ये नहीं बता सकते कि किसी का IQ ज़्यादा है, किसी की इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो वो क्रिएटिव भी होगा, इस चीज़ की तो गारंटी नहीं है। लेकिन किसी को क्रिएटिव अगर कोई पर्सन है तो उसमें ज़रूर वो अबव एवरेज इंटेलिजेंस उसकी रही होगी, वो जो थ्रेशोल्ड है वो उसने मीट करा होगा। अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन क्रिएटिव है तो ज़रूर उसकी जो इंटेलिजेंस होगी, जो उसका IQ स्कोर होगा, वो अबव एवरेज होगा। तो ये थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस कहता है कि क्रिएटिव होने के लिए आपको वो थ्रेशोल्ड है जो इंटेलिजेंस का, वो आपको क्रॉस करना होगा, रीच करना होगा वहां तक। सेकेंड है पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड क्रिएटिविटी। वंस द इंटेलिजेंस थ्रेशोल्ड इज मेट, पर्सनैलिटी फैक्टर्स प्ले मोर सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिडिक्टिंग क्रिएटिविटी, कि जब मान लो किसी पर्सन ने वो थ्रेशोल्ड मीट कर लिया, ठीक है, वहां तक पहुंच गया, वो लेवल उसके अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, लेकिन इसके बाद जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रिडिक्ट करने में कि कोई पर्सन क्रिएटिव है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट है इसमें क्रिएटिव पोटेंशियल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल ट्रेट्स बियॉन्ड इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। एक एवरेज इंटेलिजेंस तो उसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अबव एवरेज इंटेलिजेंस तो उसको थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए चाहिए ही, लेकिन उसके बाद जो रोल प्ले करता है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स का। अगर उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे नहीं है क्रिएटिव वाले, तो शायद वहाँ पर वो क्रिएटिविटी नहीं इतनी दिखा पाएगा। तो क्रिएटिव पोटेंशियल को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो मेनली हमारे किसी भी इंडिविजुअल के ट्रेट्स होंगे, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे, बियॉन्ड इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस से ज़्यादा हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो इंडिविजुअल के ट्रेट्स हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिएटिविटी को। थर्ड हेडिंग है इसमें क्रिएटिव अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस। थर्ड है क्रिएटिव अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिव अचीवमेंट और इंटेलिजेंस क्या होता है? क्रिएटिव अचीवमेंट मीन्स कि हमने जो कुछ एकम्प्लिश करा है, कुछ क्रिएटिव इनोवेट करा है, कि हमने कोई बुक लिखी है, या फिर हमने कोई इन्वेंशन करी है, या फिर हमने कोई नई थियरी दी है, तो ये हो गई हमारी क्रिएटिव अचीवमेंट्स। नो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट फॉर क्रिएटिव अचीवमेंट। अब क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए कोई एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड नहीं बनाया गया है कि अब जो है, जैसे कि जो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में था कि आपकी जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए वो अबव एवरेज होनी चाहिए, IQ का जो स्कोर आपका वो अबव एवरेज होना चाहिए, तब आप जो है कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ये आपको मीट करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा क्रिएटिव कुछ भी करने के लिए। लेकिन आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए कोई, जो क्रिएटिव अचीवमेंट्स हैं उनके लिए कोई हमने कोई स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड नहीं है। हायर इंटेलिजेंस बेनिफिट्स क्रिएटिव अचीवमेंट इवन एट फेयरली हाई इंटेलेक्चुअल लेवल्स, कि आपकी इंटेलिजेंस जितनी हाई होगी उतनी ज़्यादा आपको मदद करेगा वो क्रिएटिव अचीवमेंट्स में।
अगर आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, ठीक है, नो अबव एवरेज भी है, तो आपकी क्रिएटिव अचीवमेंट्स में वो आपको मदद करेगा। तो क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए कोई भी एक थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आपकी इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा होगी, जितना आपका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा आप क्रिएटिव अचीवमेंट्स कर सकते हो। फोर्थ है स्टर्नबर्ग एंड ओहाराज प्रपोज्ड रिलेशनशिप। अब इन्होंने क्या है, स्टर्नबर्ग और ओहारा ने कुछ रिलेशनशिप बताया था क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में। तो इन्होंने टोटल 5 रिलेशनशिप्स बताए हैं। फर्स्ट है क्रिएटिविटी एज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कि उन्होंने बोला कि जो क्रिएटिविटी है वो इंटेलिजेंस का पार्ट है, यानी कि इंटेलिजेंस एक बड़ी टर्म है। इंटेलिजेंस क्या है कि एक बड़ी टर्म है और उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी आती है। इंटेलिजेंस एक बड़ी टर्म है और उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है। ये था फर्स्ट, क्रिएटिविटी एज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सेकंड है इंटेलिजेंस एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कि इन्होंने रिलेशनशिप बताया कि भाई इंटेलिजेंस भी क्रिएटिविटी का पार्ट हो सकती है। यानी कि अब क्या हुआ कि क्रिएटिविटी बड़ी टर्म हो गई और इंटेलिजेंस उसके अंदर एक छोटी टर्म है, यानी कि अब क्रिएटिविटी बड़ी टर्म हो गई और इंटेलिजेंस उसकी एक सब फील्ड हो गई, एक पार्ट हो गया उसका। उसके अंदर हम जो है इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। तो पहले इन्होंने बोला कि क्रिएटिविटी एक बड़ी टर्म है, पहले इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है एक बड़ी टर्म है और क्रिएटिविटी उसका एक पार्ट है, ठीक है, ये था ए। बी इन्होंने बोला इंटेलिजेंस एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कि भाई क्रिएटिविटी एक बड़ी टर्म है और इंटेलिजेंस उसका एक पार्ट है। तो हर सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में इन्होंने अलग अलग रिलेशनशिप्स बताए कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। तो टोटल 5 तरीके के रिलेशनशिप इन्होंने बताए। पहले इन्होंने बोला कि भाई इंटेलिजेंस एक बड़ी टर्म हो सकती है और उसके अंदर हम क्रिएटिविटी को पढ़ते हैं, ओके। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि भाई क्रिएटिविटी एक बड़ी टर्म हो सकती है और इंटेलिजेंस उसका पार्ट हो सकती है। फिर थर्ड इन्होंने बोला क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस व्यूड एज आइडेंटिकल सेट्स, कि भाई दोनों में से कोई किसी का पार्ट नहीं है, बल्कि दोनों ही एक आइडेंटिकल सेट्स है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी और ये इंटेलिजेंस दोनों ही आइडेंटिकल है, यानी कि सिमिलर हैं एक दूसरे के। फिर फोर्थ इन्होंने बोला क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज इंडिपेंडेंट बट ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्ट्स, कि भाई जो इंटेलिजेंस और जो क्रिएटिविटी है वो इंडिपेंडेंट तो है बट एक दूसरे को ओवरलैप करता है, कि ये क्रिएटिविटी है और ये इंटेलिजेंस है, ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर लास्ट फिफ्थ इन्होंने बोला क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज कंप्लीटली अनरिलेटेड सेट्स, कि जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस है वो अनरिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, कि भाई ये तो क्रिएटिविटी हो गई और ये हो गई इंटेलिजेंस, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है खास, दोनों अनरिलेटेड सेट्स हैं। तो ये टोटल 5 इन्होंने रिलेशनशिप बताए, 5 तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में। पहला था कि इंटेलिजेंस एक बड़ी टर्म है और क्रिएटिविटी उसका पार्ट है। सेकंड, इसका अपोजिट हो गया कि क्रिएटिविटी एक बड़ी टर्म है और इंटेलिजेंस उसका पार्ट है। तीसरा बोला कि दोनों किसी के पार्ट नहीं है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सेट्स हैं, एक दूसरे से सिमिलर है, आइडेंटिकल है। फोर्थ इन्होंने बोला कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट है बट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, कभी इंटेलिजेंस ओवरलैप कर लेती है तो कभी क्रिएटिविटी ओवरलैप कर लेती है। और लास्ट इन्होंने रिलेशनशिप बताया क्या हो सकता है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों अनरिलेटेड सेट्स हैं। तो ये थी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को हमने रिलेट करा। पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने जो है थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस पढ़ा। इसमें क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में हमने क्या पढ़ा, हमने थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस पढ़ा कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तो मतलब वो मीट करना ही होता है, वहाँ तक पहुँचना होता है क्रिएटिव होने के लिए। और सिर्फ अगर आपका आईक्यू ज़्यादा, आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा, ये इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है कि भाई आप क्रिएटिव भी होगे, बट एक मिनिमम जो अबव एवरेज आपका स्कोर आना चाहिए आईक्यू में, ये है थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। सेकंड हमने पढ़ा था पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड क्रिएटिविटी, कि मान लो आपने थ्रेशोल्ड मीट कर भी लिया इंटेलिजेंस का, बट उसके बाद ये तो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया जो आपने फुलफिल कर लिया, बट उसके बाद जो रोल प्ले करता है वो करते हैं आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपके इंडिविजुअल ट्रेट्स रोल प्ले करते हैं क्रिएटिविटी में। तो अगर आपने आईक्यू लेवल मीट कर भी लिया है, ठीक है, आपका आईक्यू अबव एवरेज आ भी गया है, उसके बाद भी आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैटर करते हैं। अगर वो क्रिएटिविटी वाले ट्रेट्स हैं आपके, तो आप क्रिएटिविटी करोगे, आप क्रिएटिव इंडिविजुअल होगे, कुछ क्रिएटिव जो अकम्पलिशमेंट्स आपकी हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होगी। तो सिर्फ इंटेलिजेंस का वो थ्रेशोल्ड मीट करने से भी ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होने चाहिए। बट अगर आपका आईक्यू ज़्यादा नहीं है तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो वैसे नहीं होंगे, फिर आपका आईक्यू ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए, जो अबव एवरेज आपका आईक्यू आना चाहिए, ये मिनिमम है, ये मतलब क्राइटेरिया ये फुलफिल होना चाहिए। क्रिएटिव अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिव अचीवमेंट और इंटेलिजेंस में हमने क्या पढ़ा कि क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। क्रिएटिव अचीवमेंट क्या, कि आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई इन्वेंशन करी है, कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट करा है, वो हो गया आपके क्रिएटिव अचीवमेंट, कि आपने कुछ अचीव करा है। अब उसके लिए कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड कुछ नहीं बनाया गया, ठीक है, वो कुछ भी थ्रेशोल्ड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए। क्रिएटिविटी के लिए करता है बट क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए नहीं करता।
और हाइयर, जितनी ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस हाई होगी, ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा उतना आपको वो मदद करेगा, बेनिफिशियल होगा आपकी क्रिएटिव अचीवमेंट में। लास्ट हमने पढ़ा कि जो स्टर्नबर्ग और ओ होरा थे, उन्होंने 5 तरीके के रिलेशनशिप बताए थे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में, कि भाई 5 तरीके के इनके बीच में रिलेशनशिप हो सकते हैं। पहला, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का पार्ट है। दूसरा, इसका अपोजिट कि इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी का पार्ट है। तीसरा कि दोनों किसी का पार्ट नहीं, दोनों अलग अलग है, आइडेंटिकल सेट्स है। फोर्थ कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इंडिपेंडेंट है बट कभी कभी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। लास्ट इन्होंने बताया था क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस अनरिलेटेड सेट्स हैं। तो ये था क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को हमने कोरिलेट करा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें, अब हम क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी को कोरिलेट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स बताने हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने किसी पर्सन के जो क्रिएटिव है, ठीक है, किसी क्रिएटिव पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने अपनी मर्जी से सोच करके, तो आप कुछ भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे वो इनमें से ही कुछ एक होंगे जो 8 इन्होंने लिख रखे हैं। एग्जाम में भी जब आपको ये क्वेश्चन आता है क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी को आपको कोरिलेट करना है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सीधे कि आपको कोरिलेट करना है क्रिएटिविटी को, ठीक है, दूसरे कंसेप्ट के साथ क्रिएटिविटी को कोरिलेट करना है, तो पहले तो आप क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को कोरिलेट करोगे, वो सारे चारों पॉइंट्स लिखोगे जो हमने पहले पढ़े हैं। फिर आप क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी को कोरिलेट करोगे, और ये 8 जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के, वो आपको लिखना है। पहला है वर्बली फ्लुएंट, कैन एक्सप्रेस आइडियाज़ वेल, कि कोई पर्सन होगा जो वर्बली फ्लुएंट होगा, जो जिसके पास वर्ड्स बहुत सारे होंगे, वो अपनी एक बात को बहुत सारे वर्ड्स में कह सकता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है ईजिली, तो उसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। सेकेंड है वैल्यूज़ ऑन इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, कि वो पर्सन अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी ऑटोनॉमी को, कि वो हर काम खुद से कर सकता है, इस चीज़ को वैल्यू करता होगा। थर्ड क्या ट्रेट है, एन्जॉयस एंगेजिंग इन इंटेलेक्चुअल मैटर्स, कि उसको जो जितने भी इंटेलेक्चुअल काम होते हैं, ठीक है, जैसे सूडोको खेलना या फिर कुछ भी नए टास्क करना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करनी हो या फिर अनयूजुअल चीज़ें करनी हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना हो, इस सब काम में उसे मज़ा आता होगा, यानी कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा, ये ट्रेट होगा उसमें। फोर्थ होगा हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, कि उसको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, ये ट्रेट उसके अंदर होगा। फिफ्थ हैज़ अनकन्वेंशनल थिंकिंग, प्रेफर्स टू थिंक इन अ न्यू वे, कि उसकी जो थिंकिंग होगी वो पुरानी थिंकिंग नहीं होगी, पुराने ख्यालात नहीं होंगे, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, मतलब कन्वेंशनल थिंकिंग उसकी नहीं होगी, अनकन्वेंशनल थिंकिंग होगी, और वो नए वेज को प्रेफर करता होगा, कि भाई एक काम को हम पुराना जो तरीका चलता आ रहा है उसको ना यूज़ करके कुछ नए तरीके से करते हैं, ये ट्रेट उसके अंदर होगा। सिक्स्थ हैज़ एस्थेटिक वैल्यूज़, कि उसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ होंगी। सेवंथ बोल्ड एंड करेजियस, उसमें काफ़ी हिम्मत होगी कि वो कुछ अनयूजुअल कर सके, कुछ यूनिक कर सके, वो क्रिटिसिज्म से डरता नहीं होगा वो इंसान, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, ये ट्रेट उसके अंदर होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। एट्थ विलिंगली टेक्स रिस्क एंड फेसेस चैलेंजेस, कि वो अपनी मर्जी से उसको चैलेंज लेना या रिस्क लेना उसे अच्छा लगता होगा, अपनी मर्जी से लेगा, किसी के दबाव में आके नहीं करेगा। तो ये कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं किसी भी इंडिविजुअल में। अगर कोई क्रिएटिव इंडिविजुअल है तो उसके अंदर ये 8 ट्रेट्स होंगे, और भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको लगता है कि क्रिएटिव इंडिविजुअल में कौन कौन से ट्रेट्स हो सकते हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये हमने कोरिलेट करा क्रिएटिविटी को और पर्सनैलिटी को। अब हमारी बुक में हमने सिर्फ क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस के साथ और पर्सनैलिटी के साथ कोरिलेट करा है, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। जो क्रिएटिविटी है वो एक मल्टीफेसेटेड फिनोमिनन है, और ये बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, कि भाई ये मोटिवेशन से भी इन्फ्लुएंस होता है, सेल्फ एफिकेसी, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ों से जो है बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं जिसके साथ हम क्रिएटिविटी को कोरिलेट कर सकते थे, बट हमारी बुक में सिर्फ हमें इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी ही बताया। बट जो क्रिएटिविटी है वो बहुत सारी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, और बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। हम इसे बिग 5 जो थियरी है पर्सनैलिटी की उसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें ओशियन, जिसका एक्रोनियम हमने ओशियन बनाया, ओ फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस और N फॉर न्यूरोटिसिज्म। तो ये हमने ओपननेस की बिग 5 फैक्टर थियरी जब पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने BPCC 103 के, तो वहाँ पर भी हमने ये ट्रेट्स पढ़े थे। मेनली आपको जो है जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के वो सारे चारों पॉइंट्स लिखने, फिर आप क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी के 8 ट्रेट्स लिख देना, और लास्ट में एक लाइन लिख देना कि भाई जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी मल्टीफेसेटेड फिनोमिना है, और इसको हम सिर्फ पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो कोरिलेट्स और यहाँ पर आपका जो ये टॉपिक था कोरिलेट्स ऑफ क्रिएटिविटी वो कवर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में हमें पढ़ना है कि जो क्रिएटिविटी होती है हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से असेस कर सकते हैं कि कोई पर्सन क्रिएटिव है कि नहीं। अब इसमें डिफिकल्टी क्या आती है, पहला पॉइंट क्या है, असेसमेंट डिफिकल्टी। इवेल्युएटिंग क्रिएटिविटी इज चैलेंजिंग ड्यू टू सब्जेक्टिव व्यूज ऑन नोवेल्टी, ओरिजिनलिटी, यूटिलिटी ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स एंड बिहेवियर्स। कि जब हम क्रिएटिविटी को
असेस करते हैं या फिर इवेल्युएट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का जो क्रिएटिव वो काफ़ी सब्जेक्टिव है नेचर में। किसी को क्या चीज़ नोबल लगती है, ओरिजिनल है, जो यूटिलिटी, ये हर एक प्रोडक्ट की, हर एक आइडिया के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग हो सकती है ना। हर बिहेवियर जो है अलग अलग हो सकता है। तो इस वजह से क्रिएटिविटी को मेजर करना या उसको असेस करना या इवेल्युएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। किसी भी क्रिएटिव प्रोडक्ट की या क्रिएटिव बिहेवियर को कहना कि हाँ ये नोवल है या ओरिजिनल है या फिर इसकी यूटिलिटी कैसे, ये यूज़फुल है लोगों के लिए, नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है। तो जो क्रिएटिविटी है उसको मेजर करना या फिर किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक प्रोडक्ट को या बिहेवियर को ये कहना कि हाँ ये क्रिएटिव है, ये ओरिजिनल है, ये नोवल है, ये अलग, ये काफ़ी यूज़फुल है लोगों के लिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्रिएटिविटी को इवेल्युएट करना या असेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गई असेसमेंट डिफिकल्टी। सेकंड पॉइंट है इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो क्रिएटिविटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि क्रिएटिविटी टेस्ट ऑफन मेजर 4 की ट्रेट्स: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि क्रिएटिविटी के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। और इन्हीं पे हमारा मेन फोकस रहता है, इन्हीं 4 ट्रेट्स पे। जब हम क्रिएटिविटी का टेस्ट बनाते हैं तो वो मेनली फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन को ही वो उस पर ही फोकस करते हैं कि हम इन्हें मेजर करें कि इस पर्सन में कितनी फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है या फिर इलेबोरेशन है। लास्ट टेस्ट फोकसेस। टेस्ट वेरी इन देयर एम्फसाइजेस ऑन प्रोडक्ट, पर्सन और क्रिएटिव प्रोसेस। अब जो भी टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी के, वो मेन जो एम्फसाइजेस होते हैं उन टेस्ट के, अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो अलग अलग टेस्ट कोई जो है प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या हुआ, जो हमने क्रिएटिव इन्वेंशन करी है या जो हमारा आइडिया है, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बिहेवियर है मेन क्रिएटिव बिहेवियर, वो क्या प्रोडक्ट। तो या तो कोई टेस्ट उस पर फोकस करेगा, या फिर कोई टेस्ट पर्सन पे कि उसकी इंटेलेक्चुअल जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उस पर्सन में कितने क्रिएटिव ट्रेट्स हैं उसको मेजर करेगा। या फिर कोई क्रिएटिव प्रोसेस कि उसकी थिंकिंग कैसी, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि नहीं है, ठीक है, उसकी लर्निंग, मेमोरी, इन सब पे फोकस करेगा। तो क्रिएटिव प्रोसेस यानी कि उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस कितनी क्रिएटिव है, इस चीज़ को मेजर करेगा। तो ये तो था ओवरऑल असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कि असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं और टेस्ट मेन फोकस किस चीज़ पे करते हैं। अब हम कुछ कॉमन टेस्ट पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, कुछ कॉमन टेस्ट क्रिएटिविटी को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए। फर्स्ट है DPT, गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट, DPT। अब गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट है तो ये गिलफोर्ड की ही जो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी उसी से इन्फ्लुएंस है, उसी पे बेस्ड है, गिलफोर्ड की थ्योरी पे। तो गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट किस पे बेस्ड है, गिलफोर्ड की खुद की इंटेलिजेंस की थ्योरी पर। अब इसमें मेजर क्या करते हैं, मेजर्स एबिलिटी टू जनरेट डाइवर्स रिस्पॉन्सेज टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जितने भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस है उसके हम कितने सारे अलग अलग जो है रिस्पॉन्सेज क्रिएट कर सकते हैं। इस एबिलिटी को मेजर करता है कि हमारे पास कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो टेस्ट है उसमें कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम उसके कितने मल्टीपल जो है अलग अलग तरीके के आंसर्स जनरेट कर सकते हैं, हमारी इस एबिलिटी को ही मेजर करेगा ये टेस्ट। असेस वेरियस फ्लुएंसीज एंड क्रिएटिव यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दे तो हम उसके कितने अलग अलग या फिर कितने ज़्यादा, कितने नंबर ऑफ जो है यूजेस बता सकते हैं, ठीक है, ये फ्लुएंसी हमारी चेक करेगा। थर्ड, हाई स्कोर्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड क्रिएटिविटी। अब जिसका भी इन चीज़ों में, इन टास्क में हाई स्कोर आएगा, फिर इस टेस्ट में जिसका हाई स्कोर आएगा वो हमें बताएगा कि हाँ इस पर्सन में डाइवर्जेंट प्रोडक्शन और क्रिएटिविटी हाई है। एक दूसरा कॉमन टेस्ट जो कि है मैडनिक्स रिमोट एसोसिएट टेस्ट। दूसरा जो हमारे पास कॉमन टेस्ट है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट के अलावा वो है रेट क्या है, मैडनिक्स रिमोट एसोसिएट टेस्ट, ठीक है, रिमोट एसोसिएट्स टेस्ट, रेट। द रिमोट एसोसिएट टेस्ट बाय मैडनिक evaluate creativity through the ability to identify connections between seemingly unrelated words। तो रिमोट एसोसिएट्स टेस्ट में क्या करते हैं कि जो अनरिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में हम रिलेशन या कनेक्शन या एसोसिएशन देखते हैं कि इनके बीच में भी कोई एसोसिएशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला किचन और मैंने बोला टी, तो इनके बीच में क्या एसोसिएशन है, या फिर मैंने बोला जो है एरिया और रूम, इनके बीच में क्या एसोसिएशन हो सकता है। तो ऐसे हम अनरिलेटेड वर्ड्स के बीच में कुछ एसोसिएशंस और कनेक्शंस बनाते हैं। For example, find a common link between square root, coffee and kitchen. Requires novel and unique thinking. कि एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है कि 3 वर्ड्स हमारे पास, स्क्वायर रूट, कॉफ़ी और किचन। अब इन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन हमें जो है लिंक बताना है कि इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, और वो एक कॉमन लिंक ढूंढने के लिए हमारे पास जो है कुछ नोवल थिंकिंग होनी चाहिए, यूनिक थिंकिंग होनी चाहिए। दिस टेस्ट चैलेंजेस इंडिविजुअल्स टू थिंक आउटसाइड कन्वेंशनल एसोसिएशंस। और ये जो टेस्ट होता है ये हमें चैलेंज करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, जो कन्वेंशनल कनेक्शंस बने हुए हैं, एसोसिएशंस बनी हुए हैं, उसके अलावा कोई और कनेक्शन ढूंढे। तो ये तो कॉमन टेस्ट में हमने पढ़ा गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट, DPT, और दूसरा हमने पढ़ा मैडनिक का रिमोट एसोसिएट टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट हमने पढ़े।
अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जो एक कोई स्पेसिफिक ही कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई सिर्फ फ्लुएंसी मेजर करेगा, कोई सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करेगा, ठीक है, इवैल्यूएट करेगा, कोई सिर्फ जो है ओरिजिनलिटी या नोवेल्टी को ही मेजर करेगा। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट टोटल 3 है हमारे पास, जिसमें स्पेसिफिक टेस्ट में फर्स्ट है टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, TTCT। इट इंक्लूड्स वर्बल एंड फिगरल टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग विद वर्ड्स एंड पिक्चर्स, कि इसमें हम कुछ वर्ड्स और कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और उनके थ्रू हम जो है मेजर करेंगे क्रिएटिविटी को, कि हमने कोई वर्बल या फिर फिगर्स दिखाए हैं क्रिएटिव थिंकिंग को मेजर करने के लिए। सेकेंड हो गया बाकियामेडी टेस्ट। इसमें क्या है, ये भी TTCT का ही एक अडोप्टेड वर्जन है और इसके अंदर जो सब टेस्ट आते हैं वो होते हैं कंसिक्वेंसेस, अनयूजुअल, सिमिलैरिटी एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट, कि हम जो है कंसिक्वेंसेस देखेंगे कि अच्छा ये अगर आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता दी जाएगी कि मान लो आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो आपके पास क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या अलग अलग चीज़ आपके साथ हो सकती हैं, वो कंसिक्वेंसेस आपको बताने, कुछ अनयूजुअल जो है चीज़ें आपको बतानी है। अगर मैं बोलूँ आपको कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, आपको 4 से 5 जो है सिमिलैरिटीज़ बतानी है, तो ये चीज़ को मेजर करेगा। एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट, कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है, उसको आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं, कोई थॉट आपको दिया, आप उसको कितना इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ को मेजर करेगा बाकियामेडी टेस्ट। तो हमने टोरेंस टेस्ट पढ़ा, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, TTCT, और इसी का एक अडेप्टेड वर्जन है बाकियामेडी टेस्ट, वो हमने पढ़ा। लास्ट है स्पेसिफिक टेस्ट में पासी-उषा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, PUTCPS। ये जो टेस्ट है अब नॉन वर्बल टेस्ट, ये नॉन वर्बल टेस्ट में इसमें कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं करा जाता। असेसिंग ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तो ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास पासी-उषा टेस्ट है। तो ये थे कुछ कॉमन टेस्ट और स्पेसिफिक टेस्ट। हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा? हमने कॉमन टेस्ट में पढ़ा गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे सब टेस्ट होते हैं। ये जो बैटरी होती है इसके अंदर बहुत सारे सब टेस्ट होते हैं जो अलग अलग जो कंपोनेंट है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन थिंकिंग में, जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी गिलफोर्ड ने, उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है सबको मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग सब टेस्ट होते हैं किसी एक ही टेस्ट में। इसी वजह से ये कॉमन टेस्ट है गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट। दूसरा हमने पढ़ा इसमें बैठने का रिमोट एसोसिएट टेस्ट हमने पढ़ा। और स्पेसिफिक टेस्ट में हमने 3 टेस्ट पढ़े, TTCT, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, और इसी का एक अडेप्टेड वर्जन बाकियामेडी टेस्ट और पासी-उषा टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हमें हेल्प करते हैं जो क्रिएटिविटी के अलग अलग जो नेचर है, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी, इस सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इन सब टेस्ट के थ्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हो, और कोई भी क्वेरी रहता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।